हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। और हम लोगों का अभी रेलवे जनरल साइंस का जो सीरीज़ चल रहा है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसका आज हुआ क्लास नंबर 17 एंड बायोलॉजी। ये आज का क्लास होगा केमिस्ट्री के ऊपर। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पर्टिकुलरली ये हुआ क्लास नंबर 6। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जहाँ पे हम टोटली पूरा पीरियोडिक टेबल देखेंगे। उसके बाद कौन सा ग्रुप्स में कौन रहता है, फिर पीरियड में कौन है, ब्लॉक्स कौन सा है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो एमसीक्यू वगैरह है, पीवाईक्यू है, बहुत सारा क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ये क्लास वन चैप्टर टाइप, मतलब एक क्लास में हम लोग पूरा एक लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। उसके साथ एमसीक्यू पीवाईक्यू वगैरह सारा कुछ एक साथ देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके पहले जो केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ या बायोलॉजी का लेक्चर, फिजिक्स का लेक्चर हुआ, अगर कोई कोई छूट गया तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आप देख सकते कोई भी लेक्चर, ठीक है। अच्छा, और जो रेलवे का जो वन डे एग्ज़ाम है उसके लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासेस। अच्छा, सिलेबस के बारे में एक बार बात कर देते हैं। और एक चीज़ कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन चीज़ ख़त्म हो गया। एक तो मैटर ख़त्म हो गया हम लोग का, फिर एटम एंड मॉलिक्यूल, एसिड बेस सॉल्ट, उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल बॉन्डिंग, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद अगर प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे तो उसमें मेटल नॉन मेटल एलॉय ये वाला सेक्शन ऊपर था, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था ये वाला सेक्शन नीचे था। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर मेटल नॉन मेटल का पीपीटी भी मैंने रेडी कर लिया था। फिर देखा कि जब मेटल नॉन मेटल को देखेंगे तो क्या करेंगे, फिर ये कौन सा पीरियड में है, कहाँ कौन सा ग्रुप में है, कौन सा ब्लॉक में है, ये सब को जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको पीरियडिक टेबल तो अच्छे से याद होना चाहिए ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को पहले करेंगे। इसके मदद से क्या हो जाएगा, पूरा नॉन मेटल, मेटल, नोबल गैसेस वगैरह सारे हर एक चीज़ को इंडिविजुअली हम देख लेंगे। तो मेटल नॉन मेटल जब पढ़ेंगे ना तो आसान रहेगा, ठीक है। और एक बात कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ये वाला सेक्शन एनसीईआरटी से अभी हटा दिया है, ठीक है। फिर भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में जो केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं, ठीक है, एटॉम वगैरह पढ़ते हैं, तब ये जो हर एक मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर होगा, कौन से कहाँ पे है किसके, और 1 से 30 तक हमको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो ये सारा कुछ हमको देखना ही पड़ेगा। और रिसेंट एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं ये इस चैप्टर से, तो फिर भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बाकी चैप्टर्स में बहुत काम में आएगा, ठीक है। और बाकी जो 2 चैप्टर है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ केमिस्ट्री, ये तो बाद में हम कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद। अच्छा, अब आते हैं सीधा चैप्टर पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जाने से पहले एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग आसपास में देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो हर एक चीज़ एक कोई ना कोई एलिमेंट से बना होगा, ठीक है। कोई ऐसे होता है कि कोई एक एलिमेंट से बनता है, ऐसे भी होता है कि 2 एलिमेंट्स और 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ के एक कॉम्पाउंड बनाएगा। तो ये हमारा जो आसपास का जो सारा कुछ हम देखते हैं, ठीक है, तो वो सारा कुछ एक एलिमेंट से बनता है, ठीक है। तो हिस्ट्री अगर इसका जाने कि एलिमेंट्स, जो मेन कॉन्सेप्ट, जो एलिमेंट कहाँ से किसने पहले डिस्कवर किया था, कौन सा एलिमेंट्स पहले डिस्कवर हुआ था, तो इसके बारे में अगर हिस्ट्री के बारे में देखें तो क्या हुआ था। इन 1800 देयर वर ओनली 31 नोन एलिमेंट्स, बाय 1865 देयर नंबर्स बिकम द 63, and now 118 elements have been discovered। तो मॉडर्न डे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना एलिमेंट्स अभी मिलता है, 108। लेकिन जो 1800 साल होता है ना, उसमें कितना एलिमेंट्स पहले देखा गया तो ओनली 31। उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक एलिमेंट को डिस्कवर किया गया, एंड नाउ ये जो नंबर है ये कितना जाके ये 118 हुआ है, ठीक है। अच्छा, द पीरियोडिक टेबल रिवील द इम्पॉर्टेंट एनालॉजी अमॉन्ग द 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। जो 94 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट है उसका जो इंपॉर्टेंस वगैरह है, फंक्शंस वगैरह है, ये सारा कुछ डिस्क्राइब किया है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पहले कौन कौन साइंटिस्ट जो है किसने क्या क्या डिस्क्राइब किया था, कौन से साल में किसने कौन से एलिमेंट्स के बारे में बताया, और कौन सी चार्ट जो टेबल उसने बताया तो इसमें पहले आते हैं डोवेराइन, जो कि 1817 में किया था। उसके बाद न्यूलैंड ने कब किया था, 1866 में। एंड फिर मेंडलीव ने आया। मेंडलीव का कब किया था, जब देखेंगे तो मेंडलीव सिर्फ 63 एलिमेंट्स के ऊपर बात किया था, न्यूलैंड 56 एलिमेंट्स के ऊपर, एंड जो डोवेराइन था, डोवेराइन 53 एलिमेंट्स के ऊपर काम किया था, ठीक है। अच्छा, फिर डोवेराइन ट्रेड्स के ऊपर आते हैं कि डोवेराइन ट्रेड्स क्या होता है। अच्छा, ये पढ़ने से पहले एक बार स्मॉल करके बता देते कि डोवेराइन ट्रेड्स क्या होता है। डोवेराइन जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, उसने देखा था कि नेचर में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलो कि जो
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, उन एलिमेंट्स को उसने क्या किया, एक साथ रखा। और एक साथ कैसे रखा, उसका एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। जो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सारों, इन सबका, इन तीनों का जो प्रॉपर्टीज है ये सेम है। और इन तीनों को कैसे रखा, इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, पहले 7 ऐसे करके रखा। तो इसने क्या देखा कि इसने देखा जो फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और थर्ड एलिमेंट होगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज मतलब 39 + 7/2, ये एवरेज जो नंबर आएगा 23, ये क्या हो रहा है, ये जो एटॉमिक मास नंबर आ रहा है ये सोडियम का आ रहा है। तो इसने ये बताया कि 3-3 करके ऐसे एलिमेंट्स को अगर एक ग्रुप में डिवाइड किया जाए जिसका प्रॉपर्टी सेम हो, तो उसका क्या देखेंगे हम, जो फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा वो फर्स्ट था सेकेंड एलिमेंट की जो एटॉमिक मास का सेम होगा, ठीक है। और कैसे रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो डोबेरेन जो करा था ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करा था, वो उसने किसके बेसिस पे करा था, एटॉमिक मासेस मास के बेसिस पे करा था, ठीक है। ये वाला एक चार्ट है। ऐसे ही और दो, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम और बेरियम को अगर किया जाए एवरेज, तो लगभग इतना ही आ रहा है स्ट्रोंशियम के आसपास। उसके बाद क्लोरीन एंड आयोडीन का अगर एवरेज करें तो ये आएगा ब्रोमीन के आसपास। लेकिन इसको करने से पहले इसका जो एटॉमिक मास, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डोबेरेन का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। लेकिन डोबेरेन का जो जो कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ पॉइंट्स है कि डोबेरेन कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 traits फ्रॉम द एलिमेंट नोन ऑफ दैट 3 time, hence this system of classification into traits was not found to be useful। मतलब डोबेरेन तो बता दिया कि या ऐसे करके 3-3 करके जिस सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को अगर एक ग्रुप में रखेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे जो फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज आएगा सेकेंड के एटॉमिक मास के समान होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाए, इसमें बहुत कम उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। ओनली 3 ट्रेड्स उसने ऐसे 3-3 करके तो कर रहा था। तो ऐसे क्या होता है कि इसका जो यूजफुलनेस होता है, जो इसका जो वर्सेटिलिटी होता है, ये बहुत कम हो जाएगा। तो इसका इतना यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। और मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि डोबेरेन मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट। उसने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया था उस एज ए कैटलिस्ट किसका यूज़ किया था, वो प्लेटिनम का यूज़ किया था। एंड डिस्कवर द सिमिलर ट्रेड्स ऑफ द एलिमेंट, एंड जो एलिमेंट्स का जो सिमिलर ट्रेड्स उसने बताया तो वो प्लेटिनम कैटलिस्ट के बेसिस के ऊपर किया था, ठीक है। अच्छा, डोबेरेन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले उसने कौन सा साल में किया था, ये 18, यहाँ पे साल लिख देते कि 1817 में उसने ये डिस्कवर किया था। अच्छा, फिर उसके बाद आया कि जॉन न्यूलैंड का क्या होता है, ऑक्टेव रूल होता है, द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल होता है ये कौन से साल में, 1866 में उसने क्या बताया, एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द नोन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो नोन एलिमेंट ऑलरेडी था तो उसने क्या किया, जो एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर उसने ऐसे अरेंज किया। अरेंज कैसे किया, अरेंज ऐसे इन ऑर्डर पे किया कि फर्स्ट से सेवन तक उसने एक से ऐसे सीरीज में लगाया। फिर जो 8th वाला एलिमेंट आएगा, 8th वाला एलिमेंट फिर ये फर्स्ट वाले के नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 7 वाला हो गया, फिर 8वां जो एलिमेंट आ रहा है फिर ये रोटेट करके ऐसे फिर सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है। ऐसे करके सीक्वेंस बना रहा है। तो ये इसका जो लॉ है इसको ये ऑक्टेव रूल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसका पीरियोडिक जो कॉन्फ़िगरेशन है टेबल देखे तो ये कुछ ऐसा रहता है। हाइड्रोजन से उसने स्टार्ट किया था और थोरियम पे उसने ख़त्म किया था। तो इसका जो एलिमेंट जो होता है ये हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था एंड एंडेड एट द थोरियम व्हिच वाज द 56th एलिमेंट। तो अगर पूछ लिया कभी कि जो जॉन न्यूलैंड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो उसने टेबल बनाया था, तो उसका कितना एलिमेंट के ऊपर बनाया और कौन सा एलिमेंट से लेके कौन सा एलिमेंट तक बनाया, तो हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक बनाया। टोटल 56 एलिमेंट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर घूम के फिर फ्लोरीन, फिर आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है। ऐसे करके ये 7वां होला है, फिर 8वां जो एलिमेंट आएगा फिर यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट का कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि यहाँ पर एक विजिबल लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो कोबाल्ट एंड निकेल
इसको क्या किया, एक ही ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सीरियम एंड लैंथेनम, इसको भी एक ग्रुप में डाल दिया। तो ये वाला उसको क्या कि एडजस्ट करने के लिए ऐसे कर रहा था, लेकिन इसका जो लिमिटेशन है, बहुत कुछ लिमिटेशन है, इसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन से अगर बात किया जाए, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल होता है, इसका लिमिटेशन का इट वॉज एप्लीकेबल टू ओनली लाइटर एलिमेंट अप टू कैल्शियम, मतलब कैल्शियम तक ही इसका जो इतना कुछ बताया कि 7वां एलिमेंट होगा, फिर 8वां जब आएगा फिर ये इसका प्रॉपर्टीज इसके ऐसे सिमिलर होगा, नहीं। इसका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा जो टेबल है, ओनली कैल्शियम तक ही उसका ठीक था, बाकी जो पूरा किया था ना, ये पूरा गड़बड़ था, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था, पूरा टेबल था, ये ओनली लाइटर एलिमेंट्स के लिए था और ओनली कैल्शियम तक ही उसका एप्लीकेबल था, ठीक है। और क्या है, द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट डिड नॉट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एक लिमिटेशन उसके बाद क्या, क्यों इसका बोल रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब देख रहे हैं कि क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, बेरियम, तो इसका जो देख रहे हैं ना, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये फर्स्ट एंड 8th का केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहा है, वो जोर जबरदस्ती यहाँ पे घुसा दिया, ठीक है। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद ही एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट हैव वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। अच्छा, उसने इतना बड़ा बात बता दिया कि उसने बता दिया कि ओनली जो मैंने दिया था 56 एलिमेंट के ऊपर मैंने जो टेबल बनाया तो वही होगा, उसके बाद इन फ्यूचर कोई भी एलिमेंट वगैरह कुछ डिस्कवर ही नहीं होगा, इतना बड़ा बात बता दिया उसने, ठीक है। तो ये तो ज़्यादातर झूठ है कि बाद में हमको क्या पता कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अभी तक आ गया। अच्छा, इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट एंड ऑल्सो प्लेस सम अनलाइक एलिमेंट इन द सेम कॉलम। अच्छा, उसने एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर देखना, कोबाल्ट एंड निकल को उसने क्या किया, एक ही ग्रुप में डाल दिया, एक ही कॉलम में डाल दिया। तो उसने एडजस्ट करने के लिए बहुत सारा कुछ किया कि एक ही ग्रुप में डाल दिया, कि सेम स्लॉट में डाल दिया, किसी का प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहा फिर भी उसको एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो इसके लिए इसका बहुत सारा लिमिटेशंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल देख लिया। अच्छा, उसके बाद आएगा मेंडलीव। मेंडलीव आया 1872 में। मेंडलीव जो मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल दिया था, उसका पीरियोडिक टेबल का नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वॉज पब्लिश इन द जर्मन जर्नल। मतलब उस टाइम पे क्या होता था ना, जो भी कोई साइंटिस्ट वगैरह कुछ पब्लिश करता था, कुछ भी उसका रिसर्च पब्लिश करना होगा तो वो जर्नल में पब्लिश होता था, ठीक है। तो ये कब किया था, 1872 में। एंड इसने क्या बताया, इसने बताया कि मेंडलीव अरेंज द नोन 63 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब तक जो भी टेबल या जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था, सभी क्या हो रहा है, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। And he classified the element within the similar physical and the chemical properties for the first time। अच्छा, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट टाइम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इस बेसिस के ऊपर उसने फर्स्ट जो एलिमेंट्स को इसको क्लासीफाई किया कि इसका जो सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो इसका इस ग्रुप में डाल देते हैं, फिर इसका अलग है तो इसका अलग ग्रुप में डालते हैं। तो इस हिसाब से उसने फर्स्ट इसको क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द compounds formed by the elements within the oxygen and the hydrogen, and he selected hydrogen and the oxygen as they are very reactive and formed compound with the most compound। तो उसमें से उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फर्स्ट सेलेक्ट किया था। क्यों होता है, क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। अच्छा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो मेंडलीव ये था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप होता है, ठीक है। ये वाला सेक्शन जो कॉलम होता है इसको ग्रुप बोलेंगे, और इसमें देखेंगे 7 होता है हम लोगों का पीरियड, ठीक है। और ये जो डोवेराइन ट्रेड्स के बारे में बात किया था ना अभी, जो ये जिगजैग वाला सेक्शन है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, कैल्शियम, आयोडीन, तो ये वाला सेक्शन क्या होता है, डोवेराइन ट्रेड्स का होता है। बाकी ये वाला जो बाकी पीरियड होते टेबल में बाकी इस कलर से जो डिनोट किया है ये होता है मेंडलीव्स का, ठीक है। तो मेंडलीव्स ने फर्स्ट क्या किया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो किया था, और एक चीज़ की जिसका जो सिमिलर फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज है उस बेसिस के ऊपर उसने इसका क्लासीफाई किया, ठीक है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो उसने क्या बताया, उसने फर्स्ट 63 एलिमेंट्स के ऊपर काम किया था, ठीक है।
अभी तक जो न्यूलैंड ने बताया था मेरा वो 56 एलिमेंट है, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा, तो यहाँ पे मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल दिया यहाँ पर ही उसका ब्रेक हो गया। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या किया, 63 एलिमेंट के ऊपर किया था। अच्छा, मेंडलीव का और एक बेहतरीन चीज़ क्या था, मेंडलीव तो जो एलिमेंट था उस समय उसके ऊपर तो किया था, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा भी प्रेडिक्ट करके गया था कि ऐसा करके गया कि जो बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ के गया था। ठीक है, और उसके बाद जो एल्यूमिनियम है उसके नीचे भी एक स्पेस छोड़ के गया था, सिलिकॉन इसको नीचे भी एक स्पेस छोड़ के गया था। क्यों छोड़ के गया था, क्योंकि उसको लगता था कि बाकी जो फ्यूचर में ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ये बोरॉन की तरह भी मैच कर सकता है, एल्यूमिनियम की तरह भी मैच कर सकता है, सिलिकॉन की तरह भी मैच कर सकता है। तो उसने पहले से ही प्रेडिक्ट करके ऐसा कोई ब्लैंक बॉक्सेस छोड़ रखा था। तो बाद में हमने जब एक्सपेरिमेंट करा और बाद में फ्यूचर में डिस्कवर हुआ था, तब हमने देखा कि ऐसे करके एक गैलियम एक कंपाउंड एलिमेंट आया, फिर स्कैंडियम करके एक एलिमेंट आया, फिर जर्मेनियम आया। तो फिर देखा कि मेंडलीव जो बताया कि हाँ ऐसे करके कि जो पूरा बोरॉन का जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये स्कैंडियम की तरह है, फिर गैलियम की तरह है, फिर जर्मेनियम की तरह। तो इसने उसका नाम भी दे दिया था, उसको बोलते कि जो स्कैंडियम था उसको बोला कि एका बोरॉन, जो गैलियम था उसको बोला एका एल्यूमिनियम, एंड जो जर्मेनियम था उसको बोला कि एका सिलिकॉन। ठीक है, तो ये एक बढ़िया बात हुआ कि उसने पहले ही प्रेडिक्ट किया था फ्यूचर में कि ऐसा एलिमेंट आ सकता है, और उस हिसाब से उसने नाम भी कुछ दे दिया था। हालांकि कि नाम जो है वो फ्यूचर में बदल गया था, लेकिन उसका जो प्रेडिक्शन था वो तो सही हुआ था ना। एंड ऑल्सो करेक्टली प्रेडिक्ट देयर प्रॉपर्टीज, उसने प्रॉपर्टीज भी करेक्टली प्रेडिक्ट कर लिया था। ठीक है, मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी अमंग द एलिमेंट्स, बट मेंडलीव ने जो पीरियोडिसिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, अच्छा, नोबेल गैसेस लाइक, और बात की नोबेल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी ए कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस। ठीक है, दिस गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफियर। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब जब उसने जो पूरा टेबल था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेकिन उस दौरान क्या था, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, जो अभी हम लोग को क्या जो नोबेल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, उस टाइम ये डिस्कवर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ये वाला जो गैसेस होता है ये बहुत रिएक्टिव कम होता है इसका मेनली, और क्या होता है एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन में हमारा एयर में रहता है। तो जब कोई हमारा एटमोसफियर पे बहुत एक्सट्रीमली लो है तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत दिनों तक ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन जो नोबेल गैसेस है इसको नहीं मिला था। तो उसने क्या किया था, तो उसने साइड में एक और ऐसे बॉक्स छोड़ दिया था जहाँ पर हमने इजीली जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, रेडॉन जो भी नोबेल गैसेस है उसको इजीली पुट कर सकते थे। तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज दैट व्हेन दिस गैसेस वर डिस्कवर्ड, जब ये गैसेस डिस्कवर हो गया, दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मतलब मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो जैसे का था वैसे ही रहा, लेकिन उसका अलग में बाजू में एक और अलग सा ग्रुप बना के जो बाद में जो नोबेल गैसेस डिस्कवर हुआ था वो हम रख सकते थे। तो ये इसका एक बहुत प्लस पॉइंट, एक स्ट्रेंथ हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंस वगैरह है, क्या अच्छा काम किया वो देखा, लेकिन लिमिटेशंस भी बहुत सारा है। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल दैट ऑफ द एल्कली मेटल, जो एल्कली मेटल होता है और उसका हाइड्रोजन का जो ए होता है ना उसका सेम होता है जो बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह। एंड द हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विद द हैलोजेंस, हैलोजन के साथ कॉम्बाइन कर सकते हैं, जैसे कि HCl बनाता है, और ये मेटल एल्कली मेटल भी हैलोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। उसके बाद सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। सिमिलरली एल्कली मेटल भी ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकता है, एज नोन एज इन द एग्जाम्पल हेयर। ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हैलोजेंस, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब जो हैलोजेंस होता है ये कैसे रहता है, डायएटॉमिक फॉर्म में रहता है, क्लोरीन ऐसे दो क्लोरीन एक साथ रहते हैं। और क्या होता है हाइड्रोजन, जब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन कभी नहीं देख पाएंगे हम, तो हमेशा हाइड्रोजन डायएटॉमिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है ये पूरा ये क्यों हो रहा है इसके बारे में जो मेंडलीव है ये बात नहीं बताया कि हाइड्रोजन जो है ये तो मेटल नहीं है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर सोडियम तो मेटल है फिर भी ये ऐसे क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है डायएटॉमिक, वो जो हैलोजेंस है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड द 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला जो सेक्शन है ना, कहाँ गया, हाँ ये वाला जो 1 2 3 4 5 ये वाला को हम बोल रहे हैं कि जो कॉलम इसको बोलेंगे हम ग्रुप्स, एंड जो 7 यहाँ पे 7 जो पीरियड है जो रोज है इसको बोलेंगे पीरियड, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने मेंडलीव देख लिया और उसका लिमिटेशन एंड उसका जो अच्छे काम उसने क्या किया था वो सारा कुछ देख लिया था। अच्छा, अब बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो अब हम लोग करेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कितना एलिमेंट्स होता है, मेनली 118 एलिमेंट्स है, ठीक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन डिस्कवर किया था? हेनरी मोसले साहब ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया? 1913 में। एंड शोड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, जब मेंडलीव किया, कि डोवेराइन किया, न्यूलैंड किया, तो वो सारे जो क्लासिफिकेशन या एक्सपेरिमेंट किया था वो ओनली एटॉमिक नंबर के मासेस के बेसिस पे किया था। लेकिन फर्स्ट टाइम हेनरी मोसले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर एक पीरियड बना दिया, एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। और उसने ये बताया कि एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। तो ये क्या हुआ, एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम डिस्क्राइब किया था, ये जो अभी पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे, ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अगर इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो इसमें हम फर्दर देखेंगे कौन सा नॉन मेटल होता है, कौन सा मेटलॉइड होता है, लैंथेनाइड होता है, नोबेल गैस, हैलोजेन, एक्टिनाइड, फिर एल्कली मेटल। तो एक छोटा सा डिस्क्राइब कर देते, जैसे कि ये कलर से हाँ डिस्क्राइब किया था। नॉन मेटल मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारा हम लोग का नॉन मेटल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया नोबेल गैस, जो हम लोग को पता है ग्रुप नंबर 18 में जो होता है सब नोबेल गैस होता है, हाइड्रोजन हीलियम। कि यहाँ पे एक आप कोई भी यहाँ पे याद करने की टेक्निक बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यह वाला जो ग्रुप 1 का है, ऐसे कर सकते हैं कि हालिना की रब से फरे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 2 है, इसका जो अल्कली अर्थ मेथल नाम से जानते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसका क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ऐसे करके आप कोई भी बना सकते हो अपने याद करने के लिए, तो आप इसको याद, और मेनली यहाँ 1 से लेके 30 तक जिंक तक हमको याद रखना होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी मैंने आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इतना तक हमको याद रखना ही होगा, ठीक है। अच्छा, इस जो टोटल पीरियोडिक टेबल है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि द पीरियड इज अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऐसे हॉरिजॉन्टल बहुत सारे रोज होते हैं, ठीक है। एंड देयर वर 7 पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब 7 पीरियड किसको बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको ही हम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। कितना होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 तक हम यहाँ देखेंगे। और बाकी यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो 57 to 71 है इसको यहाँ पे लिखा, और 89 to 103 तक यहाँ पे लिखा, इसको बोलेंगे एक्टिन लैंथेनाइट, इसको बोलेंगे एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, और कुछ चीज़, पीरियड 1 हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स। पीरियड 1 के बारे में बात करें जहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम 2 एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेगा, वाइल द पीरियड 2 and 3 हैव 8 एलिमेंट्स। यहाँ पे लिथियम से लेके यहाँ पे आर्गन तक, यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, टोटल ये 2 और 3, ये 2 पीरियड में टोटल 6 एलिमेंट्स है। एंड बाकी जो 3 है यहाँ पे, सॉरी बाकी जो 2 है 4 and 5, इसमें कितना है, टोटल 18 एलिमेंट्स है। और ये वाला 6 and 7 में 32 एलिमेंट्स है। क्यों 32, यहाँ पे तो हो रहा है, ये बाकी जो सेक्शन है इसका जो उठा के अलग यहाँ पे डाला और इसका उठा के यहाँ पे डाला, जो लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स है जो एलिमेंट्स है इसका सेक्शन यहाँ पे उठा। तो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे 6 पीरियड एंड 7th पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स होता है, ठीक है। बिकॉज 2 बॉटम रोज, हाँ ये हो गया।
अच्छा, कुछ और बातें देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में। अच्छा, ग्रुप्स, अभी पीरियड्स के बारे में देख लिया, कितना पीरियड्स होता है, टोटल 7 पीरियड्स होता है, कौन से पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स है वो देख लिया। अच्छा, ग्रुप के बारे में बात करें, टोटल 18 ग्रुप्स होता है हम लोग के पीरियडिक टेबल में, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप्स होता है। और ग्रुप्स किसको बोलेंगे, जो वर्टिकल कॉलम्स होता है ना, इसको ग्रुप बोले। जैसे ये एक ग्रुप हो गया, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल 18 ग्रुप्स आएगा यहाँ पे, ठीक। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स एग्जिबिट्स द सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये क्या देता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। जो हर एक ग्रुप के, अगर ग्रुप 1 के बारे में बात करें, ग्रुप 18 के बारे में, जो नोबेल गैसेस है, इनका जो प्रॉपर्टीज है, कॉन्फ़िगरेशन, ये सिमिलर टाइप से, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ द नंबर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज सेम। वैलेंसी ऑफ द ग्रुप मतलब जो लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो हमेशा सेम होगा। जो कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग या डोनेट या गेन करेगा वो भी सिमिलर करेगा। क्योंकि इसका अगर देखेंगे यहाँ पे, क्यों ऐसा बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें कि सोडियम एंड लिथियम, सोडियम पोटेशियम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल सोडियम का एटॉमिक नंबर 8, और इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,1। और पोटेशियम के बारे में बात करेंगे तो 2,8,8,1। तो इसके अगर देखें वैलेंसी मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए या गेन किया जाए, जो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन, उसको ही हम उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, गेन किया, उसका वैलेंसी हो गया, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया, इसका भी वैलेंसी है। ऐसे भी बाकी सारे जो पीरियड ग्रुप में देखेंगे, हर एक ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी सिमिलर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। ब्लॉक्स, फोर मेजर ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाया गया है कि एक को बोलते हैं एस ब्लॉक्स, पी एस पी डी एंड एफ। एस ब्लॉक जो 1 और 2 ग्रुप है, इसको एस ब्लॉक से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 से लेके 12 तक हो गया हम लोग का डी ब्लॉक। फिर आ गया 13 से लेके 18 तक, कितना, पी ब्लॉक। और जो लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स है, इन लोगों को एफ ब्लॉक में डाल दिया है, ठीक है। और ये हम लोगों का मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। और इसमें हाइड्रोजन से लेके जिंक तक हमको याद रखना होगा, ऐसे कभी ना भूले, ठीक है, ऐसे याद रखना होगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं कुछ ग्रुप्स के ऊपर अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रुप्स मतलब हमने क्या देखा, जो कॉलम्स होते हैं ना, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इसको ग्रुप बोलेंगे। टोटल ग्रुप्स होते हैं हम लोग के 18 ग्रुप्स। अच्छा, हर एक ग्रुप का एक अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 को हम बोलेंगे एल्कली मेटल, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 मतलब कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो है इसको बोलेंगे एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल। फिर ग्रुप नंबर 2 को बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 मतलब यहाँ पे जो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये जो है ये हमारा क्या मिला यहाँ पे, एल्कली अर्थ मेटल। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, 3 से 12 मतलब यहाँ पे आ गया AsP_D। जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर जो ग्रुप आएगा इसको बोलेंगे बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन पहले एलिमेंट होगा ये बोरॉन से स्टार्ट होगा। ऐसे ही जो ग्रुप नंबर 15 होगा, 14 होगा, 15 होगा, इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली, 15 को बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। एंड ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इसका जो 14 वाला जो ग्रुप है ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, 15 वाला ग्रुप नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है। और हमको पता है कि हर एक ग्रुप का क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होता है सिमिलर होता है, एंड उसके साथ वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर 16 को जो होता है उसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन फैमिली, और एक नाम से हम जानते हैं इसको चाल्कोजन फैमिली भी बोल सकते हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 17 में किसको देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमको देखने मिलता है, तो इसको बोलेंगे हैलोजेंस। एंड ग्रुप नंबर 18 में क्या होता है, हमारा नोबेल गैस होता है, जो इनेर्ट गैस वगैरह, जैसे कि हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इन सारे के ऊपर हम लोग बात करेंगे नोबेल गैस। अच्छा, ये जो है, जो अभी वन लाइनर डिस्कस किया ना कि ये ग्रुप नंबर 1 में कौन सा फैमिली से रहता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, लास्ट में एक PPT है स्लाइड, ठीक है। अच्छा,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है रिएक्ट, जो जब कभी बॉन्डिंग होता है तो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कि डोनेट करेगा वो उतना कौन सा है। ग्रुप 1 में हमने क्या देखा था, यहाँ पे सोडियम को देखा था, पोटेशियम को देखा था, तो इसका वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। इसके ऊपर देखेंगे 2 3 एक इलेक्ट्रॉन हर एक जगह एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो डोनेट कर देगा कहीं पर, तो उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। सिमिलरली ग्रुप नंबर 2 जो एल्कली अर्थ मेटल होता है इसका भी 2 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 3 to 14, यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 में 3 हो जाएगा, ग्रुप नंबर 14 में 4 हो जाएगा, ऐसे करके ग्रुप नंबर 15 16 17 18 में जब आएंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 आ गया। और उसका जो रिएक्टिविटी होगा ये बहुत ही कम होगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट गैसेस होता है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे तो ये ग्रुप्स कितने ग्रुप्स है, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, अभी देखेंगे कि जो कैलकुलेट कैसे करते हैं पीरियड एंड ग्रुप को। अच्छा, ग्रुप एंड पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ के ऊपर देखिए, एक तो ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब जो कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, और पीरियड कौन सा होता है, पीरियड होता है ये वाला जो रोज होते हैं ना, इसको हम बोलेंगे पीरियड। अच्छा, जो हमको पास एक एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर 817 है, तो इसका अगर बोल दे कि क्लोरीन का पीरियड कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा पीरियड में रहेगा, कौन सा ग्रुप में रहेगा, तो हम कैसे बता पाएंगे 17 से। तो पहले हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, जैसे कि 2,8,7 हो गया, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये 3 सेल लगेगा इसका, तो 3 सेल लगेगा मतलब ये 3 नंबर पीरियड में आएगा, ठीक है, 3 नंबर पीरियड में आएगा। और कितने ग्रुप में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, ये ग्रुप नंबर 17 में आ जाएगा। क्यों 17 में आएगा, कि क्योंकि इसका लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये 7 है, मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी होगा 7 हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के बारे में बात करें, 3 से जितना सेल लगेगा उसको इलेक्ट्रॉन्स को भरने में, तो उतना हो जाएगा उसका पीरियड नंबर, और जितना उसका हो जाएगा उसका जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसका उस हिसाब से उसका ग्रुप नंबर भी आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो चीज़ आएगा, इसके पहले एक बार एक चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारा अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल देखा था ना, तो पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट्स होता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो चेंजेस होता है किस हिसाब से होता है, ठीक है। एक तो होता है जो ऊपर से नीचे जाने तक क्या चेंजेस होता है, और लेफ्ट से राइट जाने तक क्या चेंजेस आता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, हेनरी मोसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर बात करेंगे कि एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे वैलेंसी मतलब जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वैलेंसी के बारे में बात करें, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी ना लिख के यहाँ पे बोल देते कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने तक क्या चेंजेस आएगा, एंड ऊपर से नीचे जाने तक क्या चेंजेस आएगा। हर एक ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सेम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कब होगा, कांस्टेंट व्हेन डाउन द ग्रुप ऑलवेज सेम होगा, लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा इंक्रीज, जो वैलेंसी होगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिथियम का लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे बेरियम के 2 है, फिर बोरोन कार्बन, ऐसे करके एक एक इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो गया। फिर न्यूक्लियस साइज मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। न्यूक्लियस का साइज मतलब अगर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है 2,8,8,1, ठीक है। तो इसका जो साइज़ होगा, इसका साइज़ कौन डिसाइड करता है, जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो डिसाइड करता है। तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, या लास्ट सेल में 5-7 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो 7-5 होगा तो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली क्या होता है, जो लेफ्ट से राइट जाते हैं जब न्यूक्लियस साइज क्या होता है डिक्रीज करता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि उसको ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
और नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करें तो हमको पता है कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल का कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। कहीं पे 1 हो रहा है, फिर 2 3 4 5 करके इलेक्ट्रॉन का चेंजेस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल ऊपर से नीचे जाएंगे तो अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा धीरे धीरे, तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमको। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जिसका क्षमता जितना होता है वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। तो डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है जो मेटेलिक कैरेक्टर? क्योंकि डाउन द ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, एक एक सेल ज़्यादा हो रहा है। पहले तो ये था, एक सेल था, फिर उसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन था, मान लिया यहाँ पे सोडियम का लास्ट सेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिथियम का, फिर सोडियम आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर पोटेशियम आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की जो पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा हो रहा है। तो ग्रुप जितना नीचे आएंगे उतना इंक्रीज हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर। जितना जो ज़्यादा छोड़ देगा अच्छे से तो उतना मेटेलिक हो जाएगा। और डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि इसका लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तो ये ज़्यादा छोड़ नहीं सकता, तो अब तो गेन कर लेगा ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में आ जाएगा। अच्छा, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉजिटिविटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या था? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करें। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब केमिकल की जो रिएक्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा फिर केमिकली रिएक्ट करेगा तो उसका क्या होता है, उसका जो पॉसिबिलिटीज होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। और डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप उसका जो टेंडेंसी है ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमको समझ में आ गया। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाला जो सेक्शन है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कैसे चेंज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इज द टोटल चार्ज इन अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स का टोटल चार्जेस है इसके ऊपर बात करेंगे तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसका भी एक होता है जो अच्छा। और एक चीज़ अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले क्या देखा था, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है और ऊपर से नीचे तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम यहीं पर लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मेन जो होता है ना, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर से अप टू डाउन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर किसके जैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रो एफिनिटी। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी के टाइप हो जाएगा इसका जो हो जाएगा।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो यहाँ बता देते हैं यहाँ पे कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए नेचुरल एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई नेचुरल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कितने एनर्जी लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं कि हम लोग को उसमें पहले देखा था कि हम लोगों के पास अलग अलग ग्रुप में कहीं पर मेटल है, कहीं पर नॉन मेटल है, कहीं पर मेटलॉइड्स है, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल जो हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही होगा मेटल मेटल नॉन मेटल। लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल का अगर बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो मेटल क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकली कॉन्डक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कॉन्डक्ट कर सकता है हाईली। उसके बाद हाई लस्टरस, ठीक है, डक्टाइल एंड मैलिएबल। डक्टाइल एंड मैलिएबल मतलब कोई अच्छे से मेटल क्या होता है, कोई बहुत अच्छे से एक शीट प्लेन शीट में कन्वर्ट हो सकता है मेटल। और क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है थिन वायर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसका डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी बहुत अच्छा होता है। एंड लोकेशन क्या होता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में जो ये वाला सेक्शन होता है ना, यहाँ पर एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा हर एक मेटल होता है। जो हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर बाकी जो सारे एलिमेंट्स होता है ये मेटल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर बात करेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होता है। नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एकदम कॉन्डक्ट नहीं कर सकता। नॉन लस्टरस, उसके बाद हम जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी होता है कि जैसे क्लोरीन होता है, ये होता है, ऑक्सीजन होता है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होता है, रूम टेम्परेचर में हमारा गैसेस फॉर्म में आता है। और क्या होता है, और बाकी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड होता है मेटल और नॉन मेटल का दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक कहीं पर एक जगह मिल जाता है, तो तभी बोलेंगे हम इसको मेटलॉइड। जैसे कि एग्जिबिट द प्रॉपर्टी दैट आर इमीडिएटली बिटवीन दोस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और इंपॉर्टेंट मेटलॉइड जैसे कि सिलियन, जर्मेनियम, सिलिकॉन इस बहुत इंपॉर्टेंट मेटलॉइड होता है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल, इसमें यहाँ पे जो सेक्शन है लेफ्ट साइड में ये हो गया मेटल हम लोगों का, ये वाला सेक्शन आ गया हमारा नॉन मेटल का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे कि जो हम लोग बात कर रहे थे ना एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 1 में, तो इसके बारे में अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छे से हर एक चीज़ को कवर करते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में जो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये क्या है ग्रुप नंबर 1 में पीरियोडिक टेबल में। और ये वेरी रिएक्टिव एंड सॉफ्ट सॉलिड में होता है, ठीक है, और वेरी रिएक्टिव होता है एंड रीडली कॉम्बाइंड विद द हैलोजेंस, एंड हैलोजेंस के साथ बहुत अच्छे से कॉम्बाइन कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम एक हैलोजन से सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। लिथियम भी क्लोरीन से रिएक्ट करके लिथियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से ये जो होता है ना एल्कली मेटल, ये बहुत अच्छे से हमारा जो हैलोजेंस के साथ कॉम्बाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ये इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हर एक का लास्ट सेल में एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली छोड़ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, ये हो गया। उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप नंबर हमारा, ये ग्रुप नंबर जो 2 होता है इसका, ये जो बाकी एलिमेंट्स है ये होगा हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका क्या प्रॉपर्टीज है, एबंडेंट मेटल इन द अर्थ, मतलब ये हमारा जो अर्थ में है ये बहुत कम देखने को मिलेगा। नॉट एज रिएक्टिव एज एल्कली मेटल जो होता है उससे उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, उससे कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल होता है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा गया है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल जो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जो पीरियोडिक टेबल में होगा उस सारे को हम ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा आसपास में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनमें जो मिनरल्स वगैरह होते हैं जैसे कि आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, वैनाडियम, ये क्या होता है मिनरल्स के फॉर्म में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी में मिलता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मिलता है। और इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर, निकेल, वैनाडियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये जो ग्रुप नंबर 13 से 12 तक, मतलब ये वाला यहाँ पे ग्रुप नंबर ये हो गया 3 से 12 तक, ये हो गया हम लोग का ट्रांजिशन मेटल।
अच्छा, उसके बाद आएंगे लैंथेनाइट्स के ऊपर। लैंथेनाइट्स मतलब जो नीचे है ना, और दो हमने क्या बताया कि ये वाला सेक्शन नीचे हम लोगों ने दो से अलग सेक्शन यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 57 से 71 एंड 89 से 103 तक जो लैंथेनाइट्स बोलेंगे इस पूरा रो को, एंड इसको बोलेंगे एक्टिनाइट्स। ठीक है, तो ये लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स कौन सा होता है। अच्छा, यहीं पर भी दिखा हुआ लैंथेनाइट सीरीज, ये रहा एक्टिनाइट सीरीज। द पार्ट ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल, और ये भी इनर ट्रांजिशन मेटल का ही पार्ट है। ठीक है, क्यों यहाँ पे ये तो ग्रुप नंबर 13 से 12 तक तो ही आ रहा है ना। अच्छा, सॉफ्ट सिल्वरी मेटल होता है, सिल्वरी सॉफ्ट होता है, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम 58 to 71, ये होता है 58 या 57 से 71 तक होगा। एग्जाम्पल जैसे कि सीरियम, यूरेपियम, ठीक है, ये होगा। उसके बाद एक्टिनाइट्स जैसे कि थोरियम वगैरह होता है ना, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये जो एक्टिनाइट्स होता है ये वाला एक्टिनाइट सीरीज होगा टोटल। और ये पार्ट ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। एंड ये क्या होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर फ्रॉम 19 से 103 तक। अच्छा, उसके बाद हैलोजेंस के ऊपर आएंगे। हैलोजेंस मतलब ग्रुप नंबर 17, अच्छे से याद है हमको, ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस होता है। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आया एस्टेटाइन। ठीक, ये आ गया हमको। और इसमें हमको क्या देखने मिलेगा, जो लास्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, सॉफ्ट फॉर्मा कॉम्बाइंस विद द ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2 टू फॉर्म द सॉल्ट। कॉम्बाइन करके ग्रुप नंबर 1 एंड 2 से क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। जैसे कि हमने देखा ग्रुप नंबर 1 में क्या था, सोडियम था, उससे कॉम्बाइन करके एक सॉल्ट बनाया, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट हो गया। पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो एक सॉल्ट बनाएगा। एग्जाम्पल फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये हो गया। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा हमारा ग्रुप नंबर 17। ठीक, इसमें मिलेगा। अच्छा, नोबेल गैस के ऊपर बात करें। नोबेल गैस इनमें लास्ट ग्रुप नंबर 18, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये हम लोग का हो गया इनर्ट गैस, जो बहुत कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिवली इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, जिसको हम बोलेंगे एंड गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में इसको गैसियस फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा, और एक नाम से जानते हैं इसको, नोबेल गैस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। एंड जो हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये होता है ना, इसको हम कभी लाइट वगैरह जो होता है ना, इसमें बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ रेडॉन गैस एंटर्स ए हाउस में कैसे, रेडॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल रिएक्टिव डीके एंड ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जब टूटता है ना, तब रेडॉन का प्रोडक्शन होता है। विच इज़ फॉर्म्ड इन द रॉक्स एंड द सॉइल, जो रॉक्स एंड सॉइल में बहुत सारे मिलता है। ठीक है, अच्छा, और इसको क्या नाम से जानते हैं हम, ये लिखते थे। ठीक, एक तो नोबेल गैस हो गया, एक हम बोल सकते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, और बोल सकते हैं जीरोथ ग्रुप। क्यों, इसका जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमेशा लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। तो पूरा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये अच्छे से समझ में आ गया। जो कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे डोबेराइन से स्टार्ट किया था, फिर न्यूलैंड के ऊपर आया, फिर मेंडेलीव के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको हम अच्छे से याद करेंगे 1 से 30 तक। ठीक है, ऐसे ग्रुप वाइज भी याद कर सके तो बहुत अच्छा है। तो कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा पीरियड होता है, कौन सा ब्लॉक्स होता है, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होता है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन सा होता है, नोबेल गैस, हैलोजेन, चाल्कोजेंस, हर एक के ऊपर अच्छे से डिसाइड कर लिया। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे बताया कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो कैसे ग्रुप वाइज चेंज होता है, ऊपर से नीचे तक जाने से क्या होता है, और लेफ्ट से राइट जाने तक क्या होता है। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। अच्छा, कुछ MCQ हम करेंगे, कुछ अब घर में देख लेना। ठीक है, अच्छा, द पीरियोडिसिटी बिटवीन द एलिमेंट्स इन न्यूलैंड ऑक्टेट वॉज डिस्कवर ओनली अप टू कितने तक पीरियडिक उसने पीरियोडिसिटी डिस्कवर किया था, न्यूलैंड ने तो पहले क्या 53 एलिमेंट्स के ऊपर बात किया, लेकिन जो उसका जो एप्लीकेशन एप्लीकेबल है, ओनली कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। ठीक है, द क्रिएटेड बाय प्लेसिंग द एलिमेंट इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड एटॉमिक न्यूरल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। अरेंजमेंट, उसने जो अरेंजमेंट दिया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आया, लेकिन दोनों का बहुत फर्क है। जो उसने अरेंजमेंट दिया था वो कितना तक दिया था, हाइड्रोजन से थोड़ियम तक दिया था, लेकिन जो एप्लीकेबल अगर पूछे तो ये होगा कैल्शियम तक, लेकिन जो लास्ट कितना एटॉमिक मास तक उसने दिया था, ये होगा थोरियम तक। ठीक है, अच्छा,
जो न्यूलैंड का था उसमें कौन सा एलिमेंट को उसने ज़बरदस्ती एक ही ग्रुप में डाल दिया था। एक तो हो गया हमारा कैल्शियम कोबाल्ट एंड निकेल, और एक हो गया सीरियम एंड लैंथेनम। यहाँ पे बताया था ना, कहाँ गया ये वाला, जो ये न्यूलैंड का जो टेबल है इसमें कोबाल्ट एंड निकेल को यहाँ पे क्या है एक ही ग्रुप में डाल दिया, तो यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। आज उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेट प्रिंसिपल वाज एप्लीकेबल ओनली टू कहाँ पर, कैल्शियम तक। हु डिस्कवर द ऑक्टेट रूल एंड कंपेयर टू द ऑक्टेट फाउंड इन द म्यूजिक, तो किसने ऑक्टेट रूल जो डिस्कवर किया था, ये किया था जॉन न्यूलैंड। क्यों ऐसा और नाम क्यों है, क्यों यहाँ पे 1 से 7 तक इसने ऐसे सीरीज में डाला, फिर 8 वाला जो एलिमेंट होगा वो फिर रिपीट करेगा, ठीक है, और फिर ऐसे करके 8वां जो एलिमेंट आएगा फिर रिपीट करेगा, तो ऐसा होता है। और हैलोजेंस आर प्लेस्ड इन द विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिंपली हमको पता है हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 17। अच्छा, न्यूलैंड का जो डिस्क्राइब किया था एलिमेंट्स को, ये अरेंजमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिक्स, कौन से बेसिस के ऊपर किया था उसने, जो न्यूलैंड किया था, डोबेराइन किया था, उसके बाद मेंडलीफ किया था, ये जो सारे किया था ना, ये सारे लोग उसका एटॉमिक मासेस के ऊपर किया था। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोस्टली आया तब उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर किया था, एटॉमिक नंबर के ऊपर किया था। अच्छा, एटॉमिक अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स ऑक्टेट थ्योरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बिटवीन द पोटेशियम एंड कॉपर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पोटेशियम अगर कॉपर के बीच में न्यूलैंड का जो टेबल था उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर यहाँ पर देखिए क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ऐसा है बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। क्यों ऐसा होता है, क्या पूछा था, पोटेशियम कॉपर के बीच में, एक पोटेशियम एंड कॉपर, अगर हमको ये टेबल याद होगा तो हम अच्छे से बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों 6 एलिमेंट आ जाएगा, क्यों 6 होगा, क्यों 1 से लेके 7 तक तो ऐसा होता है। फिर जो 8वां आता है ये होता है सेम इस ग्रुप में आ जाएगा, तो इसके बीच में अगर पूछ लिया जाए तो 6 आएगा। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है, क्यों ट्विस्ट है, यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है जहाँ पर कोबाल्ट एंड निकल को एक साथ दे दिया, रख दिया, तो ये कोबाल्ट को अलग काउंट करेंगे और निकल को अलग काउंट करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे तो 6 आने वाला था, टोटल कितना एलिमेंट आएगा, 6, लेकिन ये कोबाल्ट निकल एक साथ आ गया तो ये रहा 7th हमारा एलिमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, लेकिन बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको टेबल याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा 7th। The octet theory becomes the irrelevant after the discovery of the which element। नोवेल गैस जब आ गया तो ऑक्टेट सिंपली वो जो है वो डिस्कवर, वो जो उसका जो थ्योरी है वो तो ऐसे ही उसने पहले क्या बताया, जो 56 एलिमेंट न्यूलैंड ने क्या बताया, 56 एलिमेंट हमने दे दिया तो इसके बाद कोई डिस्कवर नहीं हो, तो कुछ भी डिस्कवर हो तो उसका जो थ्योरी है तो फेक ही हो जाएगा ना। इन ऑक्टेट द न्यूलैंड विच 2 एलिमेंट्स वर फाउंड इन द सिमिलर ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे कौन, यहाँ पे लिथियम एंड सोडियम को। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेट थ्योरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द नेचर, कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसने बात किया था, 56, और उसने ये भी बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ही होगा, बाकी जो फर्दर इन फ्यूचर में कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब नहीं होगा। विच एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप नंबर 2 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 में कौन है, ग्रुप नंबर 2 में सोडियम होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 कैल्शियम कौन नहीं होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बेरियम होता है, सोडियम ग्रुप नंबर कौन, ग्रुप नंबर 1 में होता है, ग्रुप नंबर 1 में एल्कली मेटल। अच्छा, बाकी और कुछ एमसीक्यूज वगैरह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर, ये आप घर में देख लेना, ठीक है, बहुत ही एमसीक्यूज वगैरह है, ठीक है। अच्छा, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स ग्रुप में इसका PDF कंप्लीट मिल जाएगा लेक्चर अपलोड होने के बाद। थैंक यू सो मच, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे डेली लेक्चर्स के लिए। और हम लोगों का अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। फिजिक्स का मेनली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है, तो ये 1-2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।